नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में, जहां हम रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, सही इंसाइट्स और मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस लेकर आते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने बैंक, बिल्डर और होम बायर्स तीनों के रियल एस्टेट रिलेशन को फिर से डिफाइन कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब बैंक जो होम लोन होम बायर्स को देते हैं वो बिल्डर्स के खिलाफ खुद को फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं कह सकते हैं। अगर बिल्डर ने कभी ये लिखकर नहीं दिया कि अगर बायर डिफॉल्ट करे तो वो लोन वापस करेगा, तो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब बैंक फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं होगा। आज मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा और सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर मामला क्या है, इसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कैसे हिला दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे और इनसाइट्स, मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये केस जुड़ा हुआ है यूको बैंक और बुलंद बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड से। यूको बैंक ने कई होम बायर्स को लोन दिया था ताकि वो बुलंद बिल्टेक के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीद सके। अब जब बिल्डर के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हुई तो बैंक ने कहा हम भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं क्योंकि हमारा पैसा इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन एनसीएलटी ने साफ कहा नहीं, बैंक सिर्फ इसीलिए फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बन सकता क्योंकि उसने बायर्स को लोन दिया हुआ है, क्योंकि असली लोन तो बायर्स ने लिया है, बिल्डर ने नहीं लिया। और बिल्डर ने कभी भी ये नहीं कहा कि अगर बायर डिफॉल्ट करे तो वो बैंक को पैसा लौटाएगा। यही इस केस का कोर पॉइंट था। अगर बिल्डर ने कोई अंडरटेकिंग या गारंटी दी होती कि वो रीपेमेंट की जिम्मेदारी लेगा तो कहानी अलग होती, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। अब थोड़ा लीगल लॉजिक समझते हैं। एनसीएलटी ने कहा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर वही माना जाएगा जिसके पास किसी फाइनेंशियल डेट की वसूली का असली अधिकार होगा। इस केस में लोन का पैसा बिल्डर को नहीं मिला था लेकिन होम बायर्स को मिला था ताकि वो बिल्डर को पेमेंट कर सके। इसीलिए बिल्डर को फाइनेंशियल डेटर कहना कानूनन गलत है। अब ट्रिब्यूनल ने यहां दो पुराने केसों का हवाला भी दिया। पहला था एक्सिस बैंक का मामला और दूसरा कैनरा बैंक का। पहले एक्सिस बैंक समझते हैं। एक्सिस बैंक केस में भी कोर्ट ने यही कहा था कि सिर्फ ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट, मतलब बैंक, बिल्डर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है लोन के केस में, उसे ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट कहते हैं। इससे बिल्डर को फाइनेंशियल डेटर नहीं कहा जा सकता जब तक वो खुद रीपेमेंट की जिम्मेदारी ना ले। जबकि कैनरा बैंक के केस में बिल्डर ने साफ लिखा था कि अगर बायर लोन नहीं चुकाएगा तो खुद बैंक को रीपे करेगा डेवलपर। इसीलिए वहां बैंक को फाइनेंशियल क्रेडिटर माना गया था। यानी सिंपल शब्दों में कहें, अगर बिल्डर ने किसी भी फोरम में रीपेमेंट की जिम्मेदारी नहीं ली है तो बैंक का उससे कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेशनशिप नहीं बनता। अब बात करते हैं इस फैसले के इंप्लीकेशन की, यानी किस पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बैंक के ऊपर। अब बैंक को यह साफ समझना होगा कि अगर वो फ्यूचर में बिल्डर इंसॉल्वेंसी केसेस में कोई अधिकार चाहते हैं तो उन्हें ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट में एक्सप्लिसिट रीपेमेंट अंडरटेकिंग शामिल करनी होगी। मतलब बिल्डर को लिखित में देना होगा कि अगर बायर फेल करता है तो वो लोन रीपे करेगा। तभी बैंक बिल्डर के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में क्रेडिटर के रूप में क्लेम कर पाएगा। दूसरा असर बिल्डर पर। बिल्डर के लिए फैसला थोड़ी राहत लेकर आया है क्योंकि अब वो हर होम लोन पर बैंक के क्रेडिटर बनने के डर से मुक्त है। अगर उन्होंने कोई रीपेमेंट गारंटी नहीं दी है तो यहां पर बैंक उन पर इंसॉल्वेंसी में क्लेम नहीं कर पाएगा। इससे बिल्डर के ऊपर फॉल्स फाइनेंशियल क्लेम का रिस्क कम हो गया है। अब बात करते हैं तीसरा असर होम बायर पे क्या पड़ा। होम बायर को ये समझना होगा कि लोन उनका है और रीपेमेंट की जिम्मेदारी, जो पूरी जिम्मेदारी है, वो उन्हीं की है। अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो बिल्डर पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उस पेमेंट को चुकाने का।
इसीलिए बायर को अपनी ईएमआई कमिटमेंट्स को लेकर ज्यादा जिम्मेदार रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं मार्केट प्रोस्पेक्टिव की। इस फील्ड से जुड़े और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस फैसले से रियल एस्टेट फाइनेंसिंग इकोसिस्टम में क्लैरिटी आई है। बैंक अब ज्यादा सोच समझकर होम लोन एग्रीमेंट बनाएंगे और बिल्डर बैंक पार्टनरशिप में लीगल बाउंड्रीज और साफ हो जाएंगी। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 25 लाख होम लोन सैंक्शन होते हैं, जिनमें से करीब 60% लोन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं। इसीलिए ऐसी लीगल क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। इस फैसले के बाद अलग अलग एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट अब और डिटेल्ड होंगे, जिनमें बिल्डर के लायबिलिटी क्लॉजेस, रीपेमेंट अंडरटेकिंग और रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन साफ साफ मेंशन होगा। अब थोड़ा मेरा टेक समझते हैं। जी हाँ, प्रदीप मिश्रा की राय। देखिए दोस्तों, ये फैसला रियल एस्टेट के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बार बायर्स और बैंक दोनों ये एज्यूम कर लेते हैं कि बिल्डर भी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन लॉ हमेशा डॉक्यूमेंट पे चलता है, एजम्पशंस पर नहीं। अगर बिल्डर ने किसी भी डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा कि वो बायर का लोन रीपे करेगा, तो फिर बैंक का क्लेम करना लीगली वीक है, और यही एनसीएलटी ने साफ कर दिया है। अब फ्यूचर में बिल्डर को अपने एग्रीमेंट ज्यादा स्मार्टली बनवाने चाहिए और बैंक को भी हर ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट में क्लियर रीपेमेंट क्लॉज रखना चाहिए। इससे ना बायर्स कंफ्यूज्ड होंगे और ना ही इंसॉल्वेंसी के टाइम पर अननेसेसरी लिटिगेशन होगी। अब सवाल उठता है, क्या ये फैसला बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा सा टफ है? हाँ, शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरी तरह से क्लैरिटी लेकर आएगा, क्योंकि अब हर पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेगी। बायर की ईएमआई रीपेमेंट ड्यूटी, बिल्डर की प्रोजेक्ट डिलीवरी ड्यूटी और बैंक की ड्यू डिलिजेंस ड्यूटी। मेरा मानना है कि इससे इंडियन रियल एस्टेट फाइनेंस स्ट्रक्चर और मैच्योर होगा। बैंकों को भी अपनी पॉलिसी स्ट्रेंथन करने की जरूरत होगी और बिल्डर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट बनाने होंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि क्यों एनसीएलटी का ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है, कैसे इनसे बैंक बिल्डर बायर रिलेशनशिप को बैलेंस किया, और क्यों फ्यूचर में हर ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट को लीगली और सॉलिड बनाना जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या होम बायर हैं तो याद रखिए, पेपर क्लैरिटी ही लीगल सेफ्टी है। एग्रीमेंट जितना साफ होगा उतना ही फ्यूचर आपका सिक्योर होगा। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर और ऐसे एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।